हेलो बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल्स का तीसरा लेक्चर है। यानी हम पहले लेक्चर में आपको प्लेन मिरर के बारे में जो न्यूमेरिकल्स थे वो काफ़ी सारे सोल्व करा चुके हैं। और जो हमारे सेकंड वीडियो थी, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, उसमें भी हम जो काफ़ी सारा कुछ जो है बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा चुके हैं। आज की हमारी इस वीडियो में और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें जो है किसी प्रतिबिंब का आधा बनता है, 2 गुना बनता है, 3 गुना बनता है, 1 तिहाई बनता है, इस तरीके से आ जाता है, 1 चौथाई होता है। तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि मैग्निफिकेशन है क्या है, किस तरीके का। तो आज कि इस वाली वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे आपकी, जो आप थोड़े से घबराते हैं। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ अपना। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल्स। और ये हमारे चैनल का नाम है ओमेगा क्लासेस 1270। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल हमने यहाँ पे शो कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कोई 6, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से दूरी पर किसी वस्तु पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब क्वेश्चन देखना है आपने, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, दूरी पर रखी है। अब आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहले कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, यानी जो वस्तु का आकार है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे वस्तु का आकार। ध्यान से देखना बेटा, वस्तु का आकार। और वस्तु के आकार को किससे दिखाते हैं बेटा? HO से। किससे दिखाते हैं? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो आपका 6 सेंटीमीटर है। प्लस का इसलिए होता है क्योंकि मुख्य एक्स के ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण, और दर्पण कैसा? अवतल। और फोकस दूरी कितनी है? तो आप लेंगे फोकस दूरी। क्या लेंगे बेटा? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं? तो फोकस दूरी को आप F से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? F से। फोकस दूरी F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ये आपके आगे फोकल लेंथ। आगे है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और वस्तु से जो दूरी है वो कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से बेटा? दर्पण से वस्तु की दूरी वो है आपका -30 सेंटीमीटर। आपने इसे देखा और निकलवा क्या रहा है? प्रतिबिंब की दूरी निकलवा रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? V होता है। और फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। आपको मालूम है प्रतिबिंब की दूरी होती है V, और वो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? सबसे पहले ये देखिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पे दर्पण का सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है उसे आप लगाइए यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब 1/u देखो कितना है बेटा? u है आपका -30, तो 1/- का 30 प्लस 1/v, v ये रहा v, और u जो f जो है वो माइनस का 20 है, तो आ गया -20। 1/v को 1/v रहने दो, इक्वल टू में हो जाएगा 1/- का 20, और ये माइनस है बेटा, इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/30। देखो ध्यान से आप चेक करिए, माइनस का 1/30 लेफ्ट में, जब इसे उठाकर राइट में लेकर आएंगे तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का एलसीएम। आपने देखा 20 का और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो मेरे हिसाब से 60 होता है। कितना होता है बेटा? 60। 20 से आप इसे डिवाइड करेंगे 60 को, कितने टाइम कटेगा? 3। तो माइनस का 3 आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तुमको कैसा आ रहा? -20 से 60 को डिवाइड करो तो 3 बार कटेगा, तो -3 की फिर 1 में कर लो -3, और 32 जा 60, 2 बचा, 2 की 1 में करो तो 2। अब आपने देखा 1/v इक्वल टू में आ गया आपका, 1/v इक्वल टू में आ गया, -3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1/60। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा v इक्वल टू माइनस का 60, सीधा सीधा ये आ गया, v इक्वल टू माइनस का 60। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, देखो v का मान माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके बाद अतः, ध्यान से देखना, प्रतिबिंब दर्पण के सामने
प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर यह दूर बनेगा। एक बात तो आ गई, लेकिन अभी आगे और भी कह रहा है प्रकृति, यानी यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु का आकार है, यहाँ प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, यानी एच आई भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे एच आई भी दिखा देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं एच आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप लगेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोबारा m बराबर -v अपॉन u इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लाइड टू का निशान लगाएंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस का v अपॉन u इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। क्यों लगा रहा हूं मैं ये, क्योंकि m दोनों के बराबर है, माइनस वी अपॉन यू के भी बराबर है, एच आई अपॉन एच ओ के भी बराबर है, तो मैंने इन दोनों को बराबर करके रख लिया। रखो वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस v की वैल्यू माइनस के 60 है, तो माइनस का 60 रखा आपने, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू है आपकी माइनस के 30, माइनस 30 आ गया, और एच आई पूछ रहा है तो एच आई को एच आई रहने दो अपॉन 6। अब इसे काटो, 30 बन जा 30, 32 जा 60, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा माइनस के 2 इक्वल टू एच आई अपॉन में कितना आ गया बेटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एच आई बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रतिबिंब का आकार है वो माइनस के 12 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, माइनस, और जब माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पहले भी आपने किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे रखना है। सबसे पहले आपको कोई 6 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु दे रखी है, उसे आपने रख लिया 6 सेंटीमीटर आकार, तो वस्तु का आकार मिल गया, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई। इसके बाद फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन किसकी है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। अगर उत्तल दर्पण होता तो फिर प्लस का निशान लगाना पड़ता, क्योंकि दर्पण अगर अवतल है तो जो फोकल लेंथ होती है वो मिरर टू फ्रंट होती है, मिरर के सामने होती है, और अगर उत्तल दर्पण होता है तो मिरर टू बिहाइंड होती है, मिरर के पीछे होती है, तो प्लस में होती है। तो यहाँ पे मिरर के सामने है, क्योंकि अवतल दर्पण में सब चीज मिरर के सामने होती है, इसलिए माइनस की ली जाती है। इसके बाद आगे पूछ रहा है वस्तु की दूरी, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, अगर आप ये कहो वस्तु की दूरी कहाँ से, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं दर्पण से। बेटा कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से, आप ध्रुव से भी लिख सकते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो इतनी होगी माइनस के 30, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा दर्पण के सामने होती है, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो रखा। प्रतिबिंब की दूरी भी क्वेश्चन मार्क है। अब एच आई भी क्वेश्चन मार्क है इसमें। एच आई का मतलब होता है आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो कितना बड़ा बनेगा, यानी अगर प्रतिबिंब, ये पेन है देखो, जैसे ये है, इसकी हाइट है ये, अगर इसकी हाइट 6 है तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी बनेगी, वो निकल के पता लगेगा कितनी होगी। तो अब बात करते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र लगा के हमने v निकाला, जैसे v निकाला तो v नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और अगर v का मान पॉजिटिव होता तो दर्पण के पीछे बनता। तो ये तो एक क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद हमें निकालना है इसमें एच आई। एच आई निकालने के लिए कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ के इक्वल होता है। m बराबर माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब ये m जो है इसके भी बराबर है, m इसके भी बराबर है, इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर रखते जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और एच आई निकाल लेंगे। एच आई जो माइनस का 12 आया, जैसे माइनस का 12 आया तो यहाँ समझ लीजिए माइनस का 12 क्यों आया, क्योंकि आपने सोल्व कर ले आ गया। तो माइनस 12 जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 6 है, और हाइट ऑफ इमेज जो हमारी 12 है, तो यानी 12 ज्यादा है 6 से कम है, तो इसका मतलब बड़ा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वो जो आधा मैं बता रहा था बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा बस। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो फिर आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तिहाई हो, दुगना हो, चौथाई हो, कुछ भी हिस्सा हो, कितना भी कह रहा हो, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। देखो कैसे, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। जहां पर भी आधा, दुगना, 3 गुना, तिहाई, चौथाई, समझ लेना ये मैग्निफिकेशन है, ये आपका आवर्धन है। लेकिन कैसे, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता, आभासी बनता। आभासी प्रतिबिंब के लिए जो होता है रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। बस इस तरीके से समझ लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि एक चीज यहाँ पे नोट करनी है,
आभासी प्रतिबिंब के लिए, ये आप समझ लेना बस जो मैं आपको लिख रहा हूं, आभासी प्रतिबिंब के लिए, जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसके लिए जो रेखीय आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। और जब धनात्मक होता है तो सीधा सीधा आप समझ लेना कि जो m होता है, इसलिए जो m होगा, आवर्धन m जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, m बराबर 1/2, m बराबर हो जाएगा 1/2, ये समझ लो। लेकिन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर अगर वास्तविक होता तो फिर क्या होता? वास्तविक होता तो फिर नेगेटिव आता, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होता। मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है -v/u, वो वही रहेगा जो हमारा है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। अब आगे क्या करना? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी, यानी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि u जो है वो भी दिया हुआ है, वस्तु की दूरी कहां से? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो u बराबर कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको -25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है माइनस क्यों आया यहाँ पे? आपको मालूम है कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। पूछ क्या रहा है? दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी आपको मिल गई, अभी आगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं बेटा? फोकस दूरी को दिखाते हैं f से, f = क्वेश्चन मार्क। अब हमें करना है क्या है? अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना आवर्धन का। सबसे पहले आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, किसके रूप में लगाना है? v/u के में, -v/u, यहाँ लगा दिया। अब m की वैल्यू आपको दी हुई है, आधा है तो 1/2 है, दुगुना तो 2 आ जाता, 3 गुना तो 3 आ जाएगा। केवल समझना ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है बस इसके अंदर, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। बस आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी प्रतिबिंब जो है आपका उत्तल दर्पण में बनेगा, लेकिन अवतल में भी बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच में आ जाती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बनेगा तो फिर आपको जो है यहाँ पे सीधा सीधा क्या लेना पड़ेगा? सीधा सीधा आपको जो है प्लस का लेना पड़ेगा। उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो m की वैल्यू आपने 1/2 रखी, यहाँ पे 1/2 हो गया, इक्वल टू -v, v की जगह v रहने दो। u का मान कितना है बेटा? -25, आपने -25 रखा। अब ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में v, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाएगा आपका इतना। लेकिन अगर हम इसमें v निकालें तो v बराबर हो जाएगा 25/2। अब आप कहोगे कैसे हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा यही आएगा, v बराबर 25/2। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे 1/v मिल जाए, लेकिन अगर मैं इसे ना लगा के, क्योंकि v का मान ऐसे ना निकाल के, अगर मैं इसे v को यहाँ ले जाऊँ, 2 को वहां ले जाऊँ, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2/25। ये क्यों? क्योंकि इसकी v को यहाँ लिया और जहां v है वहां पे 2 ले गया, तो ये भी ये हो गया। अब जो 1/v है, या अगर आप v का मान निकालना चाहो तो v का मान भी निकाल सकते हो, इस तरीके से नहीं चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर वही तो आप लेंगे, v बराबर हो जाएगा 25/2, ठीक है। लेकिन और करके मुझे इसमें 1/v चाहिएगा, तो इसलिए 1/v करके मैं क्या बना सकता हूं? अगर मैं इसका उल्टा करूं तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/25। क्या हो जाएगा? 2/25। इसको आप कैसे सोच रहे हो क्या हो रहा है? देखो, अगर v के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो v के अपॉन में 1 मान लिया, और ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ 25/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर आ जाएगा, v नीचे आ जाएगा, तो फिर दूसरे वाले का ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको, इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/25। तो ये मैंने इस तरीके से रख लिया। अगर कहीं v बराबर 25/2 लिख रहा तो और करके 1/v इक्वल टू 2/25 भी कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है बेटा? मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र क्या होता है उसे आप यहाँ पे लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u, u का मान आपको मालूम है, तो हो जाएगा 1/-25 प्लस, और 1/v का पूरा ही मान मालूम है आपको, कितना? 2/25, और इक्वल टू में कितना बेटा? 1/f। इसलिए करा मैंने ये सब, क्योंकि अभी आपने u का मान रखा था यहाँ पे, u का मान तो आप यहाँ से रखोगे, लेकिन v का मान अगर यहाँ से रखोगे, v का मान 25/2, तो आप घूम जाओगे, इसलिए 25/2 को 1/v के रूप में बदल दो। 1/v बराबर 2/25, तो जहाँ पे 1/v आ रहा है वहां पे पूरे 1/v की जगह 2/25 रख दोगे बस। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का? तो हो जाएगा आपका 1/-25 और प्लस 1/25 और इक्वल टू 1/f। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा बेटा 25।
अब आपको अब मालूम है -25 से 25 को डिवाइड करेंगे, और 2 भी तो आ रहा है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2/25। -25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 25 बन जाए 25, तो 1 बचेगा, 1 की 2 में करो तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 1/f, और 2 में से 1 निकालो तो बचा 1/25 बराबर हो जाएगा 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f बराबर 25 ही कम 25 सेंटीमीटर। अब ये देखो प्लस का आ रहा है, एफ कैसा आ रहा है बेटा, प्लस का, तो प्लस का आ रहा है तो सीधा सीधा पीछे होगा, तो उत्तल दर्पण है तो फोकल लेंथ जो होगी वो मिरर टू बिहाइंड ही होगी, सीधा सीधा, क्योंकि अगर दर्पण उत्तल है तो फोकल लेंथ जो है मिरर टू बिहाइंड, मतलब मिरर के पीछे होगा, अगर माइनस में होता तो मिरर के सामने होता। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो आपको मालूम है कि उसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, उसका फोकल लेंथ जो है मिरर के पीछे होगा, तो हम यहाँ बताएंगे अतः फोकस दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे समझने के, देखो क्या समझना है इसमें क्वेश्चन में, बस सिर्फ इसमें ये 4 चीज देखनी है आपको कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, जितनी वस्तु है उसके आधा बनता है, तो वस्तु कितनी है 25, आधा 12.5, तो ये सही तो आए, तो आ तो रहा है, ठीक तो आ रहा, 25/2, 25/2 मतलब सीधा से 25 का आधा, आधी दूरी पे अगर वस्तु को हम 10 सेंटीमीटर दूर रख दे तो प्रतिबिंब आधा बनता है, कहां बनेगा 5 पे बनेगा, अगर वस्तु को हम 50 सेंटीमीटर दूर रख दें तो प्रतिबिंब आधा बनता है, तो कहां बनेगा 25 पे बनेगा, मतलब जितनी वस्तु की लंबाई होगी उससे आधी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ये कहना चाह रहा, आधी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये आधी दूरी पर तो बनता है, लेकिन हमें v कैसे मिलेगा, तो सीधा सीधा जब आपको मालूम है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, बस ये बता दो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है आभासी प्रतिबिंब चाहे उत्तल में हो या अवतल में हो, जहां पर भी आभासी प्रतिबिंब होगा वहां पे जो रेखीय आवर्धन वो धनात्मक होगा, बस ये समझना, जहां पर भी प्रतिबिंब आभासी होगा, अब आप चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, इससे हमें लेना देना नहीं है, बस ये देखो प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है, अगर आभासी है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, यानी m का जो मान होगा, जो वो दिया हुआ मान है, आधा, दुगुना, 3 गुना, चौथाई, जो भी दिया हुआ है वो m का मान होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो जो मान है m का मान वो नेगेटिव होगा, बस उस m के मान को पकड़ना है हमें, और फिर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, m बराबर -v/u, m की जगह वो मान रख दो और u और v निकाल के सीधा सीधा v निकाल दो, यहाँ से वो एकदम पता लग जाएगा, जो v निकल जाएगा उसका मान जो है आप अपने मिरर फॉर्मूले में लगा के जो भी पूछ रहा है वो आसानी से निकाल लेगा, अगर f दे रखा तो u निकल जाएगा, u दे रखा तो f जो भी है, मतलब इजीली आप निकाल सकते हैं। तो अभी हमने हमारी इस वीडियो में भी केवल 2 क्वेश्चन है, अभी आगे चलते हैं, इतने आप इनका मजा लीजिए क्वेश्चनों का। तो बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पे जो रिहान है, जो कुंवर महमूद साहब के साहबजादे हैं, बैठे हुए हैं और बहुत प्यार से लेक्चर को सुन रहे हैं, और एक रिहान जाहिद, पिपलाड़े के वैसे तो ठीक ठाक हैं ये भी, लेकिन इस टाइम हवाओं में है। तो बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने वो दोनों सिचुएशन डाल दी है जिन दोनों सिचुएशन में आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा, लेकिन सबसे पहली बात करते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा, आभासी, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया आभासी प्रतिबिंब, आभासी। अब यहाँ पे आपको पता है मैंने लिखा था, अभी मैंने एक बात लिखी थी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, कि जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आपका आवर्धन होता है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, वो कैसा होता है जल्दी बताओ, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन आप होता है, क्वेश्चन कभी भी नहीं भूल पाओगे, इस चीज को आप याद रख लेना। यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए आपके पास ये होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैं आपको बताऊंगा इसे थोड़ी देर बाद, पहले इसे देखिए। तो पहला आभासी है, तो आवर्धन कैसा है बेटा, दुगना है। तो देखो ध्यान से देखते समझते चले जाइए, आवर्धन जो m होगा वो क्या करा बेटा, दुगना, दुगना तो 2 आ गया। अब ये प्लस का 2 है माइनस का 2, देखो सीधा सीधा, तो मैंने बताया कि अगर आभासी प्रतिबिंब है तो रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो रेखीय आवर्धन नेगेटिव होता है, दोनों से आपको जो चीज निकालनी निकाल लो।
अब बात करते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कहां से, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वस्तु की दूरी दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से होती है, कहां से होती है बेटा दर्पण के ध्रुव से, और कितनी है माइनस के 30 सेंटीमीटर। आप कहना क्या चाह रहा है बेटा, देखो ध्यान से, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी आप बता देंगे यहाँ पे, फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क, लगा दो दर्पण सूत्र, लग जाएगा। अरे अभी कहां से लग जाएगा, क्या लगेगा पहले मैग्निफिकेशन का यानी आवर्धन का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको मालूम है कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m बराबर माइनस वी अपॉन में u, और m कितना है बेटा आपका 2, तो आपने यहाँ पे 2 रखा है, माइनस वी अपॉन यू, यू की जगह कितना है माइनस का 30, माइनस का 30, और जब आप यहाँ रखेंगे तो 2 इक्वल टू माइनस से माइनस कटेगा तो v इक्वल टू वी अपॉन 30, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v की 1 में करोगे v और 2 की 30 में करोगे तो 60, तो v का मान आ गया बेटा 60, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है v का मान प्लस है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा है बेटा आपका, वो दर्पण अवतल है या उत्तल है इससे मतलब नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है। क्या है वो, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा जब आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण के पीछे होगा। आगे जो है वास्तविक होता है, पीछे जो है आभासी है। तो इसका मतलब अगर v का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो अब आप देख लेना, लेकिन फोकल लेंथ आपको ध्यान रखना, फोकल लेंथ अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो मिरर टू फ्रंट होती है, मिरर के सामने होती है, इसलिए नेगेटिव आनी चाहिए। उसे भी चीज आके देख के बताएंगे अभी। अब यहाँ पे चलते हैं दर्पण के सूत्र से, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन यू की जगह कितना है बेटा आपका माइनस के 30, और प्लस v की जगह 60, और इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सोल्व करो, सोल्व करोगे तो किस तरीके से सोल्व होगा, देखो 60 का और 30 का एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 60, और माइनस के 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 की 1 में कर लो तो माइनस का 2, प्लस और 60 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 की यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और माइनस के 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में 60 इक्वल टू 1 बटे एफ, या एफ बराबर सीधा सीधा एफ माइनस का 60, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो माइनस 60 होगी। अतः फोकस दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। सॉरी अब तल लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो माइनस के 60 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अवतल लिख दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फिर आपको 60 हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अवतल नहीं लिखा तो फिर दर्पण की अगर फोकस दूरी तो फिर माइनस 60। तो ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा मिरर टू फ्रंट होगी, मिरर के सामने होगी। तो ये कौन सी सिचुएशन में ऐसी कब कंडीशन बनी होगी जो इस तरीके से हो रहा है कि इमेज तो पीछे बन रहा है और सब चीज आगे रखी हुई है। तो मैं बताता हूँ, इस कंडीशन में वस्तु पी और एफ के बीच में आ गई थी। तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि सर अवतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। भाई बनता है, तुमसे कौन कह रहा नहीं बनता, मैंने बताया तो था बनता है। कब बनता है, जो वस्तु पी और एफ के बीच में आ जाती है। कब बनता है, ये एफ होता है और ये पी होता है, इसके बीच में आ जाती है यहाँ पे वस्तु, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन के इधर बनता है, फिर यहाँ पे जाके, और जब यहाँ बनता है तो कैसा होता है, सीधा होता है। सीधा होता है तो इसलिए आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, इसीलिए कहते हैं आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो अब बाकी सारी चीजें कहाँ होंगी, बाकी सारी चीजें मिरर टू फ्रंट होंगी, मिरर के सामने होंगी, लेकिन एक प्रतिबिंब ही कहाँ होगा, प्रतिबिंब ही एक अकेला दर्पण के पीछे होगा, बाकी सब चीज दर्पण के सामने होंगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब इस कंडीशन में जब पी और एफ के बीच में आ जाती है, तो ये तो वो है। अब बात करते हैं दूसरा, सेकंड पार्ट देखिए इसका। वो कह रहा अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो, अगर प्रतिबिंब आपका कैसे बने, वास्तविक बने, तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब में मैंने आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। ये सारी चीज अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ लेना। आवर्धन m जो होगा वो -2 होगा, ध्यान रखना।
आभासी के लिए जो आवर्धन होता है पॉजिटिव होता है और वास्तविक के लिए जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बाकी सारी चीजें वो दे रखी हैं, फिर उतार लो। यू भी हमें दे रखा है, वो कितना है -30, और यहाँ पे एफ फिर निकलवा रहा है दोबारा, वो क्वेश्चन मार्क। तो अब आप फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर यानी अगर मैं कहता हूँ ये वस्तु की दूरी, और ये क्या है बेटा, फोकस दूरी। अब यहाँ पे क्या लगाना है, फिर दोबारा हमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है, यानी सूत्र लगाना है, कौन सा, m का ही, m बराबर -v/u। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला नहीं बदलने का, यानी जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर -v/u, ये नहीं बदलेगा आपका, ये आप वही रखाएंगे जो आपने याद कर रखा है। तो m की वैल्यू -2, यहाँ पे -2 रखी, इक्वल टू में -v/u की वैल्यू -30, आपके पास -2 आ गया, इक्वल टू में माइनस से माइनस कटेगा v/30, और इसके बाद 1 ले लो, ये हो जाएगा v की 1 में v -60। अब आपको दिमाग लगाइए, यहाँ पे v का मान -60 आ गया। जब v का मान -60 आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। कैसे, क्योंकि v का मान नेगेटिव है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में देखो, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा बराबर हो सकता है। वास्तविक भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, कैसे भी हो सकता है, लेकिन दर्पण के सामने। ये रहा माइनस में आ रहा है तो दर्पण के सामने बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दर्पण के सूत्र से। यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगा लो। दर्पण सूत्र क्या आपका, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u, यू कितना आपका -30, और प्लस v है -60, और इक्वल टू में 1/f। तो हो जाएगा 1/-30 और -1/60। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/f। दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 60। -3 3 2 जा, यानी 30 दूनी 60, 2 2 की 1 में करेंगे तो -2, -60 एकम 60, 1 1 एकम 1, इक्वल टू में हो गया 1/f। और 2 और 1 कितना हो गया, -3, और बटे में 60, और बराबर में 1/f, या f बराबर हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, f बराबर -60/3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और f बराबर -20, f बराबर -20। एक ही आ गया। तो आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने देखा, दोनों तरीके से आपने इसे समझ लिया। आभासी होता है तो यहाँ तक क्वेश्चन है, और अगर वास्तविक है तो फिर ये है। तो वास्तविक में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मिरर के सामने होता है, और आभासी में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मिरर टू बिहाइंड होता है। तो ऐसा अवतल दर्पण में भी हो जाता है। देखो दर्पण तो अवतल है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बना है इसमें। तो ऐसा एक कंडीशन में हो जाता है जब प्रतिबिंब पी और एफ के, जब वस्तु पी और एफ के बीच में आ जाती है। जब वस्तु पी और एफ के बीच में आ जाती है तो फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने ना बन के दर्पण के पीछे चला जाता है, और जब वो दर्पण के पीछे चला जाता है तो फिर आभासी हो जाता है, सीधा हो जाता है, और वस्तु से बड़ा हो जाता है। वो उनमें से एक ये है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी समझा, इसमें भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, देख लेना एक बार आप। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हमारा, इस क्वेश्चन को और समझिए। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है इसे भी आप समझ ले, 2 मिनट का खेल है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, देखो यहाँ पे आभासी, देखो अवतल दर्पण है, दर्पण तो अवतल है, लेकिन उन्होंने कह दिया आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब तुम सोचने लगो दर्पण अवतल है लेकिन प्रतिबिंब इन्हें बता दिया आभासी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब के लिए आपको मालूम है क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए ये एग्जाम में जमा के लिख देना ना, तो एग्जामिनर भी बाउला हो जाएगा कॉपी चेक करने के लिए। आवर्धन कितना होता है बेटा, देखो धनात्मक मतलब प्लस, अब जब ये प्लस का होता है तो यहाँ पे लिख दो आवर्धन जो है कितना गुना बनना है बेटा, 3 गुना। तो आवर्धन जो m हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3।
लेकिन अगर इसी चीज में अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता तो फिर क्या होता, तो फिर ये जो है ना आपका ये ऋणात्मक होता, तो ये जो m का मान है माइनस में आ जाता बस। तो ये दो चीज समझनी है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है। जो 2 गुना 3 गुने में बच्चे हिल जाते हैं, उन्हें यही ना पता लगता कि इसमें v और u कहां से निकलेगा। देखो इसमें, क्योंकि इसमें बस पढ़ते पढ़ते बस एक ही वैल्यू नजर आती, बाकी कोई नजर ही नहीं आता, तो बच्चे जो ना परेशान हो जाते हैं कि इसमें ना तो u दे रखा, ना v दे रखा, ना f दे रखा, कैसे करूं। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को दे रखी है बस, और 2 गुना दे रखा है, तो इसमें जो ना एक ही चीज को देख के वो हो जाता है 2 गुना 3 गुना। अभी ऐसा भी हो जाता है 1/3 1/4 बनता है, आधा बनता है, 1/3 बनता है, 1/4 बनता है, तो 2/4 बनता है, 2/3 बनता है, कुछ भी इस तरीके से आ जाए, समझ लो वो आपका m है। बस उस m का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है कि वो प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, आभासी बना रहा है या वास्तविक बना रहा है। अगर आभासी बना रहा है तो वो जो 2 गुना 3 गुना या 2/3 या तिहाई जो भी आपको दे रखा वो प्लस का होगा। अगर वास्तविक बना रहा है तो फिर वही चीज आपकी माइनस की हो जाएगी। समझ में आई ना बात। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया। अब इसके बाद वस्तु को कहाँ रखा गया, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया। कहां से, दर्पण से। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और उसे हम u से दिखाते हैं, तो u का मान जो है वो माइनस का 30। u ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये हमेशा मिरर के सामने होता है, u हमेशा मिरर के सामने होता है, इसीलिए u नेगेटिव में आता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, निकलवा क्या रहा है बेटा, वो दर्पण की फोकस दूरी निकलवा रहा है। देखो तो फोकस दूरी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप m का ही फॉर्मूला लगाइए, पहले आवर्धन से जो है आप सब चीज कर ले, m बराबर माइनस वी बटे यू। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो रेखीय आवर्धन होता है यहाँ, ये लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। मिरर के लिए तो नेगेटिव होता है, लेकिन लेंस के लिए पॉजिटिव। लेंस में जब देखेंगे आप तो m बराबर वी बटे यू आएगा। वो कैसे आएगा उसे भी हम बताएंगे आगे चल के। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस वी आ गया। यू का मान कितना है बेटा आपका, माइनस का 30 है, आपने माइनस 30 रखा, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू वी, माइनस से माइनस कटेगा तो v अपॉन 30। इसके बाद एक लिया, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई v की v, और 33 जा 90, तो v का मान 90 आ गया, और 90 प्लस का आ रहा माइनस का आ रहा है, तो आपने देखा प्लस का आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, पीछे, आगे, पीछे जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो आगे जाता है, पॉजिटिव आता है तो पीछे जाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनेगा, तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, वस्तु से 3 गुनी दूरी पर बनेगा। वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी, 30, और 3 गुना 30 का कितना होता है, 90, तो 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लेकिन कहाँ, वस्तु की तरफ नहीं बनेगा, मतलब कि वस्तु के पीछे बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है v का मान प्लस का है, इसलिए दर्पण के ध्रुव से दर्पण के पीछे की ओर 90 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा। कितनी सेंटीमीटर दूर, 90 सेंटीमीटर दूर। 3 गुना कह दिया उसने, 3 गुना तो बन गया वो। तो एक वस्तु को अगर 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, एक वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया और उसका 4 गुना प्रतिबिंब बनता है, तो 4 गुना मतलब सीधा सीधा 40 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब आगे बनेगा पीछे बनेगा, ये बताएगा v का मान। v का मान अगर पॉजिटिव आता है तो बनेगा पीछे, और v का मान अगर नेगेटिव आता है तो बनेगा सामने। बिल्कुल सीधा सीधा आपने इसे यहाँ पे रखा। अब इसके बाद दर्पण सूत्र लगाइए यहाँ पे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, 1/u प्लस 1/v और इक्वल टू में 1/f। अब 1/u आपको बहुत अच्छे से मालूम है, u का मान माइनस का 30 है, प्लस 1/v, v का मान 90 है, और इक्वल टू में 1/f, f ही है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम लेना है आपको। किसका, -30 का और 90 का एलसीएम लिया आपने 90। -30 से 90 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम कटेगा बेटा, 3 टाइम, और 3 की -3 की 1 में करो तो 3, प्लस और 90 बन जाए 91 इक्वल टू में 1/f, और ये हो जाएगा माइनस के 2/90 इक्वल टू में 1/f, या f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 90 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 45 दूनी होते हैं 90, तो बेटा f बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 45 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने उस माइनस का नाम लिख दिया। माइनस का नाम क्या होता है, अवतल दर्पण। ये तो बेटा इस तरीके से हमने जो है 4 क्वेश्चन से ज्यादा बेटा हमारी कैपेसिटी भी नहीं है,
क्योंकि हलक सूख जाता है, पानी भी नजर नहीं आता पास में। तो इसलिए जो है आप इन 4-4 क्वेश्चनों को पकड़ पकड़ के 40-50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करिए। अब ये मिरर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं जिसमें आपने अवतल दर्पण को लिया है और उत्तल दर्पण को लिया है। इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। तो जिस तरीके से ये वीडियो आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी वीडियो है न्यूमेरिकल्स की, आप चौथी वीडियो भी देखेंगे, पांचवी भी देखेंगे। जब तक हमारे पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ न्यूमेरिकल बनाए रखे, न्यूमेरिकल्स के लिए लगे रहेंगे आपके साथ। लेकिन एक स्पेशल बात मैं आपको फिर बता दूं, हम अगर आप अपनी केमिस्ट्री को भी मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जो है केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड हुई है। आप उसमें एसिड बेस सॉल्ट को समझ सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को भी समझ सकते हैं, आप मेटल्स नॉन मेटल्स को भी समझ सकते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड आने वाला चैप्टर होगा, बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा चैप्टर होता है। आप उसे आसानी से समझिए, अच्छे से करिए। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड। तो इससे जो हमसे जुड़े रहिए, फिजिक्स पे न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करिए और केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप अपनी साइंस को और मजबूत कर सकें। ओके, थैंक यू।